नाउ वी विल स्टार्ट अवर टेस्ट 03। कौन सा टेस्ट 03? ठीक है ना, और बन जाइएगा हीरो। हाँ भाई प्यारे स्टूडेंट, हम लोगों ने हरात्मक श्रेणी पढ़ लिया है। हरात्मक श्रेणी में जो पढ़ा, मुख्य बात यह थी कि जो श्रेणी दी जाएगी उसमें एनवा पद पूछा जाएगा, उस श्रेणी का पदों का व्युत्क्रम करिए और समांतर श्रेणी बदल लीजिए, और फिर समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालिए और जो उत्तर आए उस उत्तर का व्युत्क्रम कर दीजिए, वही हरात्मक श्रेणी का एनवा पद आ जाएगा। ठीक है, समांतर मार्ग पर हरात्मक मार्ग पढ़ लिया है। इस तरह के 2-3 तरह के टेक्निकल क्वेश्चन थे वो कराई दिए। ठीक है ना बच्चों? प्रीति बेटा सही है आपका आंसर, रिया बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए, ठीक है, मोटिवेशन थॉट तुरंत सुनना है। हाँ चलिए क्वेश्चन सीट देखते हैं अपनी। हाँ भाई चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। डिस्कस जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी अगर है तो 17वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का 17वां पद ज्ञात करिए। श्रेणी का 17वां पद ज्ञात करिए। चलिए बच्चों बताइए, आंसर करिए। नमन, अंकित, राहुल, संचित, बिल्कुल सही अंकित। ये जो बच्चे, जो भी विद्यार्थी सी कर रहे हैं, महारथियों, जो विद्यार्थी सी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो बिल्कुल पराक्रमी है, शूरवीर है। मतलब जो आंसर निकाला उसका व्युत्क्रम नहीं करोगे। तुमने जो 17वां पद निकाला है, जिस बच्चे ने 17वां पद 50 निकाला है, ध्यान देना, वो तुमने समांतर श्रेणी का निकाला है, ना कि हरात्मक का। पहले ये जो श्रेणी दी गई है, ध्यान से देखना, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो ये श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम करो। अगर ये श्रेणी HP है तो इसके पदों का व्युत्क्रम करना प्यारे विद्यार्थियों, 2, 5, 8, 11, कॉमा डॉट डॉट। किसमें है बच्चों? AP में। AP में है कि नहीं है? देखो 5 में से 2 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, कितना बच रहा है? 3 बच रहा कि नहीं बच रहा है? तो A बराबर कितना भाई? A बराबर 2, A बराबर कितना 2, D बराबर कितना भाई? D बराबर 3। कौन सा पद निकालना है? 17वां निकालना है। तो T 17 बराबर क्या लिखते हैं बच्चों? A + 16D, ये तो लिखते हैं। अब A बराबर कितना भाई? A बराबर 2 है प्लस 16, D बराबर कितना है? 3 है। अब ध्यान देना, 2 धन 16 तिया, 16 कितने कितने होते हैं? 48। तो ये 48 हो गए, और 48 और 2 कितने होते हैं? 50। बच्चों जो आंसर आया है 50, ये तो AP का आया है। समांतर श्रेणी का 17वां पद आ गया। हरात्मक का कितना होगा? 9। हरात्मक श्रेणी का 17वां पद कितना हो जाएगा? 50 का व्युत्क्रम 1/50। कितना हो जाएगा? 1/50। तो ऑप्शन ये सही है। नवीन कुमार यादव बता रहे हैं, बहुत परेशान करके भेजा है, देख लेते हैं। चलो जाओ, बिल्कुल सही है। दीप मौर्य भाई सही है, हर्ष सही है, शिशिर भाई, बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं। जब क्या होता है, कमेंट आते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम कमेंट आते हैं, तो 50, 60, 70, 80 बच्चों के कमेंट आ जाते हैं, तो आपका कमेंट बहुत ऊपर पहुंच जाता है। हर्ष शर्मा, रिया गुप्ता, आकांक्षा बिल्कुल सही। ठीक है, सही है। जिस विद्यार्थी का 1/50 आया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। और जिसका नहीं आया वो नोट कर ले, जिसका नहीं आया वो नोट कर ले। हाँ भाई, अमन कोई बात नहीं, आ गया, मिल गया मैं। आकांक्षा, अभिषेक, शैलेश, हेलो कृष्ण, कृष्ण कुमार, नवीन कुमार यादव, कृष्ण कुमार, आपका 50 आया है। 50 कैसे आएगा? ध्यान से देखना बच्चा, कृष्णा ध्यान से देखना। जो 50 आया है बच्चा, वो समांतर श्रेणी का आया है। अब तुम्हें किसका निकालना है? हरात्मक का। तो उस आंसर का व्युत्क्रम नहीं करोगे, व्युत्क्रम करो तो 1/50 आ जाएगा। ठीक है। अरे नवीन क्या बात है, पहले बता देते हैं, बाद में बता देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है, आंसर नहीं आया तो अपने आप को समझो, जो बता रहे हो उसको ध्यान दो। अब ये जरूरी तो ना कि हम पहले बता देते हैं बाद में बता देते हैं, ये जरूरी नहीं सबका नाम ले सके। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें लगता है जी यहाँ एक साथ, जानते हो कितने कमेंट आते हैं? 70-80 कमेंट एक साथ आते हैं सेकंड में, और एकदम से दौड़ते हैं कमेंट लाइन बाई लाइन। ठीक है, प्रीति सिंह ने जैसे भेजा, जो मुझे सबसे नीचे दिखाई देता है वो मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल बेटा, प्रीति सिंह ने बिल्कुल सही, 50 आया, 50 का विक्रम कर दिया। चलिए सही, ठीक है नवीन। हाँ, अब देखो नाम तुम्हारा लिया, देखो तुम्हारा दिख रहा है कमेंट। ओके ठीक है, चलिए बच्चों वेरी गुड, लगभग सबका सही गया। जिन बच्चों का 50 आया है उन बच्चों से हमें पता है क्या गलती हुई, उनने क्या किया, समांतर श्रेणी का निकाल लिया है और उत्तर देना होता है। हरात्मक का तुमने व्युत्क्रम नहीं किया, बस इतनी गलती उनसे हुई।
ठीक है, चलिए नोट हो गया। अगले क्वेश्चन चले। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखना। उस हरात्मक श्रेणी के पहले 3 पद होंगे जिनके चौथे और 8वें पद ये दिए हैं। चौथे और 8वें पद दिए गए हैं, पहले 3 पद बताइए। सभी विद्यार्थी जिनसे हो रहा है वो ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है वो याद रखें, हम सॉल्व भी करते हैं इसको, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, हरात्मक श्रेणी का ध्यान से देखना, जिससे नहीं हो रहा तो इधर आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ। हरात्मक श्रेणी का प्यारे बच्चों, हरात्मक श्रेणी का चौथा पद कितना दे रहे बेटा? चौथा पद 3/5, ठीक है। अभी आंसर मत करिए भाई, ये बी वाले से आंसर गलत है, ठीक है, मत करिए आंसर। जब हम बोल रहे हैं, हम अभी समझा रहे हैं, समझा लेने तो हमें बताया गलत जाएगा। चौथा पद ये है और 8वां पद बेटा कितना? 1/3। ध्यान से देखना बच्चों, 8वां पद 1/3 है। प्यारे विद्यार्थी, ये हरात्मक श्रेणी का है ना। अगर हम इसी में बात करें बच्चों समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना होगा? मुझे सिर्फ इतना कमेंट करो, समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना होगा? बस इतना बताओ मुझे ये जानना है। रवि तारे वीडियो नहीं चल रही है भाई, चल रही है, बाकी बच्चे कैसे देख रहे हैं? चल रही है भाई, वीडियो सही चल रही है बेटा, अपना फोन देख लो। हाँ, मैंने क्या प्रश्न किया बच्चों? हरात्मक श्रेणी का चौथा पद 3/5 है, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना होगा? बिल्कुल विमल, शिवम बहुत तेजी से आंसर डालते हैं भाई। विमल, शिवम मौर्य, अंकित, मुकेश, कृष्ण, अनुराग, अमित, बिल्कुल। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हरात्मक श्रेणी का चौथा पद 3/5 है, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना हो जाएगा? 5/3। व्युत्क्रमी तो होगा। अब इसी प्रकार से बच्चों ध्यान देना, इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना होगा? 8वां पद हो जाएगा 3/1। ध्यान देना बच्चों, 8वां पद। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस बार ध्यान देना, T4 बराबर है 5/3। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं? T4 को लिख सकते हो A प्लस 3D बराबर 5/3, ठीक है। और T8 बराबर, ध्यान देना बच्चा, T8 बराबर यहां लिखते हैं, T8 बराबर है 3। तो T8 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 7D बराबर 3। यह समीकरण नंबर 1 हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं प्यारे छात्रों, दोनों समीकरण लिख लेते हैं, दोनों समीकरण साथ साथ। A प्लस 3D बराबर 5/3 और A प्लस 7D बराबर 3, ठीक है। अब दोनों जरा हल करिए, माइनस माइनस माइनस, हल करने का तरीका, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 7 में से 3 गया, माइनस के 4D, और ये कितना है? माइनस का 3 प्लस का 5/3। अब ध्यान देना, माइनस के 4/4D कितना गया? माइनस का 9 प्लस 5/3 कितना आ गया? 9 में से 5 गया। हाँ भाई, माइनस के 4/3। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 1/3। डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 1/3। तो पहला पद कितना आ जाएगा भाई? बड़ा क्वेश्चन हो रहा है ये, इसमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम एक अलग कोड यूज करते हैं बच्चों, इसके लिए एक अलग कोड यूज कर लेते हैं इस प्रश्न के लिए। अब देखिए, आप समझ में आएगा ये, ठीक है। अब ध्यान देना, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हरात्मक श्रेणी का, बच्चों उसमें आ नहीं रहा था, हम दोबारा लिखते हैं। हरात्मक श्रेणी का बच्चों दोबारा लिखते हैं। चौथा पद कितना है? चौथा पद है 3/5। 3/5 चौथा पद कितना है? 3/5। और 8वां पद कितना है? 1/3। 8वां पद कितना है? 1/3, ठीक है। अब यही समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में चौथा पद हो जाएगा 5/3 और 8वां पद कितना हो जाएगा? 8वां पद 3/3। ध्यान से देखना, अब समझ में आएगा सबको। चौथे पद को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D बराबर 5/3 और 8वें पद को क्या लिख सकते हो? A प्लस 7D बराबर 3, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, A प्लस 7D को जरा इसके नीचे लिखिए, घटा देते हैं। अगर घटाओगे तो मान लो इसके नीचे लिख देते हैं A प्लस 7D बराबर 3। अब देखना, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये कितना था? माइनस के 4D और कितना? माइनस के 3 प्लस के 5/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस के 4/3। अब ध्यान देना बच्चों, 4 से 4 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर आ गया 1/3। डी बराबर आ गया बच्चों, डी का मान जब आप ए में रख दोगे, डी का मान ध्यान से सुनिए, डी का मान जब ए में रखोगे, इस समीकरण में रख दोगे, तो ए बराबर आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखना, ए बराबर मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ए बराबर मिल जाएगा 2/3। क्या मिलेगा? 2/3, ठीक है ना। यस नवीन कुमार, ए बराबर 2/3 मिल जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों। और जब ए बराबर 2/3 आएगा तो समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं वो ए प्लस डी और ए
2D माने जाते हैं, ये तो माने जाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, ए बराबर कितना है 2/3। इसी प्रकार बच्चों ए 2/3 में जब हम d जोड़ देंगे तो हमारे पास b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1। कितना आएगा 1। और इसी प्रकार से a + 2d में अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 ये जो पद आए किसके है, समांतर श्रेणी में। और जब गुणोत्तर जब हरात्मक श्रेणी की बात करेंगे तो वही कभी शीट निकालते हैं, कहां की अभी व्हाइट बोर्ड यूज कर लिया था, वो तो गायब भी हो गया। ठीक है, अभी शीट देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन था। हाँ बच्चों जो भी अभी आंसर क्या आया वही लिख लो। हाँ भाई क्या आया था अभी, ए बराबर बच्चों कितना आया था 2/3, बी बराबर 1 और सी बराबर आया था 4/3। ये प्यारे विद्यार्थियों समांतर श्रेणी के पद आए, किसके आए, समांतर श्रेणी के। तो हरात्मक श्रेणी के क्या हो जाएंगे, इनका व्युत्क्रम 3/2, 1 और 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बिल्कुल सही। नवीन सही है आपका उत्तर। शिवम तिवारी, शालू यादव, शिवम, अमित, नमन जैन, पवन, डॉली, प्रेम प्रताप। ठीक है सही आंसर है। चलिए तो टिक कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है चलिए हाँ भाई अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष, अंकित, कृष्णा सही है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ भाई क्या कह रहा है, हरात्मक श्रेणी का एमवा पद n है और बच्चों कह रहा है एनवा पद m है। सभी विद्यार्थी आंसर करिएगा इसका। एमवा पद n है और एनवा पद m है, तो m प्लस एनवा पद क्या होगा बच्चों, m प्लस एनवा पद। अभी बताया था, सबका उत्तर आना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। वीरू बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं इसलिए एकदम से नहीं ले पा रहे आपका नाम। सौरभ, नमन, हर्ष, नवीन, अंकित, संदीप बिल्कुल सही। बहुत तीव्रता से उत्तर आ रहा है आप सबका, बहुत सही। ए ऑप्शन सही है, mn/, बिल्कुल राइट, mn/n + n होगा। यस बच्चों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अमित से बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न चलते हैं। हाँ भाई क्या कह रहा है, 3 और 9 का हरात्मक माध्य ज्ञात करिए। सभी बच्चे निकाल सकते हैं, अभी हमने समझाया था इसी तरह का प्रश्न। 3 और 9 का हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2ab/a + b ये फार्मूला होता है। 2 a का मान कितना है भाई, a का मान बच्चों बताइए 3, b का मान कितना है 9/3 + 9 ठीक है ना। कितना आएगा, 3 दूनी 6 है। कितना आएगा भाई आंसर, जल्दी बताइए जल्दी से। हाँ अंकित, शिवम बिल्कुल सही है। नवीन कुमार यादव ने 100 रुपये भेजा है। बच्चों इसका गुणा जब करेंगे तो 54/12 आएगा। कितना आएगा, 54/12 आएगा। हाँ भाई अब 6 से काट दीजिए तो 6 नंबर 54 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 9/2। कितना आएगा 9/2। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है एकदम से। ठीक है शिशिर, संचित, शिवम, हर्ष, भूमिका, दीप। चलिए ठीक है तो बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है वेरी गुड। चलिए जिन बच्चों से नहीं हुआ नोट कर ले, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का समांतर माध्य। बच्चों समांतर माध्य ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर 5 दिया गया है और जी बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है ए बराबर 5 और जी बराबर 4। 2 संख्या समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है तो इसी के आगे लिख लीजिए, इसी के आगे लिख लीजिए हरात्मक माध्य क्या होगा। इसमें पूरा करिए हरात्मक माध्य क्या होगा। ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। हरात्मक माध्य क्या होगा, हम जानते हैं g² बराबर होता है ah। क्या होता है, g² बराबर होता है ah। ठीक है अब बच्चों g का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग और a का मान कितना है, a का मान कितना है 5 और अब हरात्मक माध्य कितना जाती है 16/5। 16/5 कौन सा आंसर सही है, अंकित, नमन, अंकित साहू, नमन जैन, पवन, नवीन बिल्कुल सही 16/5 सही है बच्चों। हाँ भाई चलिए वेरी गुड। कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। बीरू यादव सही है बेटा, बिल्कुल सही। रिया सॉल्व करके भेजा, देख लेते हैं। हाँ बेटा रिया सही है। प्रीति, प्रेम प्रताप, विकास, डॉली, हर्ष शर्मा। हाँ बेटा रिया सही है आपका। नवनीत शुक्ला, नवनीत बेटा सही है, बिल्कुल आपका भी सही है, बिल्कुल सही किया, सॉल्व सही किया, बढ़िया। भूमिका ने भी सॉल्व किया है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सीधा रिजल्ट में है भाई, सबको पता। दो संख्याओं का समांतर माध्य हरात्मक माध्य h तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ भाई, प्रेम प्रताप, अमन, शिवम, नवीन, वीरू, हर्ष, संचित, नवीन, शिवम मौर्य और नवीन, शिवम, अभिषेक यादव, स्वदेव, संचित, विश्वा, वीरू, हर्ष, प्रीति, केपी मौर्य, अभिषेक। हाँ भाई बिल्कुल सही, सही उत्तर है जी स्क्वायर बराबर AH। ये तो रिजल्ट हमने बताया भी था, तो इसी को ले सकते हैं जी बराबर √AH। जी बराबर ले सकते हैं √AH, ठीक है ना, जी बराबर √AH। तो बी ऑप्शन सही है। जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आया है वह बिल्कुल सही है, एकदम से सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 7वां। हाँ भाई सावधानी पूर्वक करना है, इसका जवाब देना बच्चों सही। ABC हरात्मक श्रेणी में है तो BC CA AB होंगे। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करें, इसमें जल्दबाजी ना करें। 7वें प्रश्न में थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ भाई 7वें प्रश्न उत्तर तो पिछले वाले का मत दो, स्लाइड चेंज हो गई, देखो ध्यान से, स्लाइड बदल गई। अभिषेक का आ गया आंसर ए, शिवम का दिया गया है शिवम। चलिए बच्चों हम बताते हैं इसको। प्यारे छात्रों, ABC किसमें है? हरात्मक श्रेणी में। किसमें है? हरात्मक श्रेणी में। ABC अगर हरात्मक श्रेणी में है तो आपको पता है कि पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होता है। किसमें होता है? समांतर श्रेणी में होता है। तो लिखते हैं, हम जानते हैं पदों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/A, 1/B, 1/C किसमें होगा बच्चों? समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होंगे, ये निश्चित बात है, ठीक है ना, पदों का व्युत्क्रम। अब प्यारे छात्रों मुझे ये बताइए, जब ये समांतर श्रेणी में है, अगर हम ये कहते हैं समान संख्या ABC से गुणा करें, ABC से गुणा करें, अगर बच्चों ABC से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ABC/A, ABC/B, ABC/C, ठीक है। अब देखना बच्चों, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा AB, हमारे पास बचा BC, CA और AB, ठीक है ना, BC, CA और AB ये बचा, ठीक है ना। तो ये किसमें आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा किसमें? समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगी? तो बताइए BC, CA, AB किसमें निकले? BC, CA, AB AP में निकले। अमित कुमार मौर्य, अमित बघेल, सालू यादव ने सॉल्व करके भेजा है। यस बेटा सालू, सभी पदों से ABC से गुणा करेंगे, कट जाएगा, AP आ जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन सालू 1/BC, 1/AC, 1/AB नहीं पूछा है, आपसे पूछा BC, AB और CA, ठीक है ना, तो ये तो अपने AP में तो होंगे। अनुराग, प्रीति बिल्कुल सही, रिया गुप्ता, ठीक है भाई, सभी बच्चों का A आया है, बिल्कुल सही, ठीक है। शिवम, शाहरुख, शिवम यादव तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अच्छा चलो ठीक है, एक बार चलिए, एक बच्चा है जिसका कमेंट आया कि कैसे होगा, ठीक है, दोबारा बताते हैं, फिर से सुनना, कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। शिवम तुम ध्यान से देखना, बाकी एक दो बच्चों जिनको नहीं आया वो भी समझ जाएंगे। ABC किसमें है? हरात्मक श्रेणी। बताइए भाई, बताइए कोई दिक्कत? ABC किसमें है? हरात्मक श्रेणी में। अब ध्यान देना, इनका प्रतिलोम 1/A, व्युत्क्रम 1/B, 1/C किसमें होंगे? हम जानते हैं कि अगर जो हरात्मक श्रेणी है उनका व्युत्क्रम करते हो किसमें हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? AP में हो जाएंगे। अब ABC से जरा गुणा कर दीजिए, और श्रेणी में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए सभी पदों में, तो क्या श्रेणी में कोई परिवर्तन होगा? नो परिवर्तन। तो क्या आएगा बच्चों? ABC से गुणा करने पर, और जब गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई? ABC अपॉन A, फिर ABC/B, फिर ABC अपॉन C, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा BC, AC और AB, BC, AC और AB। अब बताइए, जब ये AP में तो ये भी किसमें हो जाएंगे बच्चों? ये भी AP में ही तो हो जाएंगे, और यही तो तुमसे पूछा जा रहा था, ये किसमें होंगे? किसमें हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। हाँ, अगर इसी में ये पूछता तुमसे 1/BC, 1/CA, जो तुम तब उत्तर दे, तब फिर उत्तर बदल जाएगा, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन ए सही कर दीजिए भाई। बोल कौन सा? शिवम। अगर शिवम तुम्हें से दिक्कत थी, आप बताइए, कमेंट करिए, अब कोई दिक्कत? शिवम तिवारी सही तो भेजा तुमने सॉल्व करके, फिर क्या दिक्कत? हाँ शिवम यादव थे, ठीक बेटा, क्लियर, वेरी गुड। चलिए
ठीक है, चलिए आज जो है कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा हरात्मक श्रेणी पूरा हो गया, पहली बात हरात्मक श्रेणी पूरा हो गया और 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। एक दो क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। हाँ एक बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा उसमें। चलिए बच्चों ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हाँ भाई सौरभ तिवारी बेटा ठीक है, केपी मौर्य क्लियर है, वेरी गुड। शिवम यादव बहुत सही। हाँ भाई चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, और इसी तरह से प्यारे बच्चों जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको थ्योरी, वैसे वैसे आप थ्योरी पढ़िए और उसके जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वो क्वेश्चन करिए, और उसके साथ आपको तुरंत टेस्ट कराता हूँ, टेस्ट करिए, इतना सफिशियंट है। क्योंकि एपी जीपी एचपी से 2 क्वेश्चन मुश्किल से आ गए। कितना पढ़ लिया आपने? बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, ठीक। अब से क्या था बेटा? थैंक यू बेटा। संदीप सुदेव अनुराग दत्त। हाँ बेटा आपकी क्लास अगले सर, आपके सर आ गए हैं, आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी लगी हुई है। चलिए थैंक यू।
चलिए विद्यार्थियों, आज आपकी पुनः क्लास स्टार्ट होने वाली है एग्रोनॉमी की, जिसमें कि कल हमने बात की थी मक्का पे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो है ना सही प्रिंट में नहीं मिल रहा है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा मैटर टाइप होता है, सारी की सारी आपकी क्लासें जो है उनका सबका मटेरियल तैयार करना, टाइप करना, तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो आपके पास किताबें हैं, हमें बता दीजिए, तो हम उसे जो है सुधरवा देंगे, सही करवा देंगे मटेरियल को, अभी जो भी मिस्टेक हुई होगी उसमें, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको लेकर जो है ऊधम काटो, है ना, ये काम जो है उचित नहीं होता है, बार बार उसको जो है इरिटेट करना सही नहीं होता है। ठीक है, जो भी समस्याएं हैं आप बताइए, उसको सुधरवाया जाएगा। एक बात बता दीजिए कायदे से, है ना, कि ये यहाँ पर सर ऐसा है, ऐसा है ना, बार बार उसके लिए अगर आप कमेंटबाजी करेंगे तो वो उचित नहीं है। ठीक है, फिर भी हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मैटर देना पड़ता है, फिर उसको रीचेक करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर में उसे चेक करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम है ना, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट। तो अब पेपर अगर आप पैकेट का लेंगे, बना हुआ आएगा, हम उसमें कम से कम 50 गलतियाँ निकालेंगे, 50 से एक को कम नहीं होगी गलती, है ना। तो प्रिंटिंग मटेरियल में तो बहुत सारी, ये तो यूपी कैडेट का पेपर है, तुम्हें आईएएस पीसीएस के पेपरों में गलतियां निकलेंगी, बहुत सारी प्रिंट में लिखी हुई गलतियां होती हैं, तो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें उसको लेकर जो है तुम बवाल करने लगो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। कल हमने मक्का के विषय में बताया था, और कुछ वैरायटियों के विषय में कुछ लोग पूछने लगते हैं। देखिए कुछ हमने जो है संकर और संकुल नस्लें मक्का की बताई थी, तो उसमें क्या था कि कुछ सामान्य प्रजातियां थी, है ना, कुछ प्रजातियां जो है जनरल टाइप की वैरायटी थी। आप लोग उसमें पूछ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं कि ये हाइब्रिड है या ये कंपोजिट है ना। कुछ सामान्य थी जो हाइब्रिड थी, वो हमने अलग से लिखा दी थी, जैसे गंगा है, गंगा 2 है, गंगा 5 है, गंगा 4 है, गंगा 7 है, ये हाइब्रिड है, ओपेक 2 है ना। उसके बाद कंपोजिट में स्पेशली कंपोजिट की लिखा दी थी, जैसे नवीन है, श्वेता है ना। तो ये वाली प्रजातियां जो है कंपोजिट है, और जो लिखी थी वो सामान्य प्रजातियां हैं ना। तो इस तरीके से जो जिस तरीके से आप पूछते हैं वो कोई तरीका नहीं हुआ पूछने का कि ये इसी की है कि उसकी है ना, वो लिखने में एक फ्लो में चला जाता है, बहुत सारा मटेरियल होता है। तो ऐसा नहीं, कुछ समझना आपको भी पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि हम ही सब दे देंगे और तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा भविष्य में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बता रहे हैं कि इतना पढ़ लीजिए तो सफिशिएंट है ना। कुछ अपने दिमाग से भी तो सोचा करो कि हाँ तैयार हो रहा है मैटर, है ना। 3 बार से उसे गुजरना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है ऑफलाइन की अपेक्षा। ऑफलाइन में कुछ नहीं करना होता, केवल आके बोल दीजिए। इसमें 3 बार मैटर चेक करना पड़ता है, और फिर भी उसमें गलतियाँ निकल आएंगी, है ना, फिर भी कहीं ना कहीं गलतियाँ निकल आती हैं। आप अगर हम आपको एक टॉपिक लिखने को दे दें, इमलाई लिखने को दे दें, तब भी हम 10 गलतियाँ उसमें निकाल देंगे ना। और ये तो प्रिंट होता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है, पीपीटी बनती है, बहुत सारे उसमें जो है कमियाँ निकल आती हैं। चलिए, जितने बार आप चेक करेंगे, एक थीसिस होता है, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एमएससी अगर विश्वविद्यालय या फिर क्लीन कमेटी के अनुसार करेंगे तो थीसिस लिखनी पड़ती है एमएससी और पीएचडी में। तो एमएससी और पीएचडी की थीसिस अगर तुम लोगों से हम बता दें तो जितने बार विद्यार्थियों जो है थीसिस को चेक किया जाएगा, उतनी ही गलतियां आपकी निकलेंगी। थीसिस कभी, अगर सोच लो कि हम थीसिस, इतना बड़ा किताब लिखनी पड़ती है किसी टॉपिक के ऊपर, और सोच लो कि तुम सही लिख पाओगे, तो चाहे 100 बार लिखो उसे, फिर भी गलती उसमें से निकल आएगी। अगर प्रोफेसर चेक करने के ऊपर उतारू हो जाए तो तुम्हारी 50 साल में थीसिस जमा नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ जो माइन्यूट गलतियां होती हैं, है ना, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थीसिस में इग्नोर कर दी जाती हैं। ऐसी ऐसी गलतियां इग्नोर की जाती हैं थीसिस में, जैसे तोरई की लेंथ उसने 125 सेंटीमीटर बाई लेंथ लिख दी थी लड़के ने, उस थीसिस को भी कंप्लीट करवा दिया गया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थीसिस अगर आप बार बार जितनी बार अगर हम चेक करें, चाहे किताब को 10 बार चेक करें, चाहे 50 बार चेक करें, थीसिस फिर भी नहीं सही हो पाएगी। वो एक सहानुभूति के तौर पर जो है कर दी जाती है, ठीक है, दे दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। तो ये एक सहानुभूति होती है आप लोगों के साथ, अगर हम आपकी कापियां चेक कर रहे हैं। अगर इंटरमीडिएट में ये बताइए आपकी सही से कापी चेक की जाती तो जितने नंबर लायक थे उतने नंबर आ जाते क्या तुम्हारे? क्या सभी लोग पास हो जाते? कोई नहीं पास होता, कोई एमएससी नहीं कर पाता, कोई पीएचडी नहीं कर पाता। और यहाँ तो हम सबके लिए उचित मैटर बना के दे रहे हैं, तो एक आध गलती जो है हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जैसे किसी लड़के ने बताया है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, तो उसने कहा कि सर कंपेनियन क्रॉप और प्रे या स्मूथिंग क्रॉप। तो देखिए प्रे का मतलब ही शिकारी होता है ना, प्रे जो होता है वो शिकारी होता है, या स्मूथर्स जो होता है गला घोटू होता है, कंपेनियन का मतलब सहचर होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये इधर का उधर, हिंदी कभी कभी हो जाता है ऊपर का नीचे लिखा हुआ, या इधर इस लाइन का उस लाइन में लिख जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। बाद में भी हम सारा मैटर जो है एक बार और रीचेक करेंगे, उसको सही करवा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कंपेनियन का मतलब ये शिकारी ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी देख लिया करिए, कभी कभी ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है। तो हम विद्यार्थियों बात करने जा रहे हैं कि कल हमने मक्का जो पढ़ाई थी, अब उसकी हम लास्ट में अगर जाएंगे तो लास्ट पॉइंट जो बचा था हमने आपको प्रोडक्शन तक बता दिया था। 4-5 इसके जो है टर्म्स हैं वो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो एक टर्म आता है मक्का में विद्यार्थियों, निहाई स्टेज क्या है, ठीक है। तो निहाई स्टेज की अगर मक्का में बात करें तो एक पॉइंट लिख दिया जाता है कभी कभी कि निहाई स्टेज मक्का में कब आती है, या इसका काम क्या होता है, या निहाई स्टेज क्या होती है। तो निहाई स्टेज विद्यार्थियों समझिए, जब मक्का हमने बोया और जिस दिन से बोया उस दिन से 30 से 45 दिन के बीच में, कितने दिन के बीच में,
30 से 45 दिन के बीच में जड़ें निकलती हैं मक्का में, है ना। और जो जड़ें निकलती हैं 30 से 45 दिन बुआई के बाद में, और वो जड़ें मक्का में नीचे की तरफ घुसने लगती हैं, यानी कि प्रवेश करने लगती हैं या धंसने लगती हैं जमीन में, तो उस स्टेज को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, निहाई स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ दिया जाता है कि मक्का में निहाई स्टेज कब आती है, तो बुआई के 30 से 45 दिन के बाद क्या आती है, निहाई स्टेज। और निहाई स्टेज उस स्टेज को कहते हैं जब मक्का की जड़ें जो है निकल के, स्टेट रूट जिन्हें कहते हैं, वो निकल के मिट्टी में प्रवेश करने लगती हैं, तो उस स्थिति को विद्यार्थियों निहाई स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है निहाई। आप समझ गए होंगे कि जब जड़ें निकल के मिट्टी में प्रवेश करने लगती हैं, दिस इज नोन एज निहाई स्टेज। और ये 30 से 45 दिन के बाद आती है, यानी कि आफ्टर बुवाई के, जिस दिन से हमने बुवाई किया उसके लगभग 1 महीने बाद या 1.25 महीने बाद या 1.5 महीने के बीच में ये स्थिति आ जाती है कि उसमें से जड़ें निकलकर जमीन में घुसने लगती हैं, तो ये निहाई स्टेज है। दूसरी आती है मैच सेलिंग, है ना। मैच सेलिंग एक पॉइंट और आता है, टर्म आता है मैच सेलिंग। देखिए ये टर्म हम बताने के बाद आपसे जो है इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। मैच सेलिंग, तो मैच सेलिंग का मतलब होता है कि भुट्टा से दाना अलग करने की क्रिया। जो भुट्टा है आपका, जैसे भुट्टा है, तोड़ दिया भुट्टा, और जब मक्का पकेगी तो उससे दाना अलग किया जाएगा ना, तो भुट्टा से दाना अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम मैच सेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच सेलिंग कहते हैं। ठीक है, भुट्टा से दाना अलग करने की क्रिया को मैच सेलिंग कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैच सेलिंग हो गया। इसके बाद एक और टर्म आता है टेसलिंग, डिटेसलिंग और सिल्किंग। अब देखिए अगर सिल्किंग पूछ दिया जाए कि सिल्किंग क्या है, अब सिल्किंग जो होता है यानी कि मक्का में जो भुट्टा निकल रहा है ना, कॉब निकल रहा है, उसके निकलने की क्रिया को क्या कह देंगे, हम सिल्किंग कह देंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मक्का में भुट्टा निकलने की क्रिया को क्या कह देंगे, सिल्किंग कह देंगे। ठीक है, भुट्टा निकलने की क्रिया को सिल्किंग कह देंगे। और इसके बाद अगर हम देखें कि इसी में आता है टेसलिंग, टेसलिंग, है ना, एक पॉइंट आता है टेसलिंग। तो टेसलिंग का मतलब होता है कि नर पुष्प निकलने की क्रिया को। अब नर कहां पे निकलेगा, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नर जो है ऊपर की तरफ निकलता है, जिसको मैं इसकी बाली कहते हैं, है ना। ये देखिए ऊपर जो निकल रहा है इसे कहेंगे नर पुष्प, है ना, ये नर पुष्प है। और इसी को हम क्या कह देंगे, टेसल्स। इसी को क्या कह देंगे, टेसल्स। और जब ये निकलेगा तो इसी को कह देंगे टेसलिंग। क्या कह देंगे, टेसलिंग। और इसी के निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहा जाता है। और अगर इसको हम तोड़ देंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो इसे कहेंगे हम डिटेसलिंग। क्या कह देंगे, डिटेसलिंग। अब इसको टेसल्स को, जो टेसल निकला है हमारा नर पुष्प है, इसको अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो इसी को कहेंगे डिटेसलिंग। क्या कह देंगे इसको, डिटेसलिंग। अब ये दोनों पॉइंट आपको बन गए कि टेसलिंग क्या है और डिटेसलिंग क्या है। यानी कि नर पुष्प को जो है, अगर हमने नर पुष्प निकल रहा है तो उसको टेसल्स कहेंगे, और अगर नर पुष्प को हमने तोड़ दिया तो उसको कहेंगे डिटेसलिंग। ठीक है, और अगर मादा पुष्प निकल रहा है तो सिल्किंग। और इसके बाद हमने बताया थे टर्म मैच सेलिंग, यानी कि भुट्टा से दाना अलग करने की क्रिया को मैच सेलिंग। और एक पहला पॉइंट बताया था निहाई स्टेज, जो 30 से 45 दिन के बाद मक्का में आती है। यानी कि एक बार और हम अगर निहाई को देखना चाहें तो इस प्रकार से तना होता है, और इस प्रकार से आपने देखा होगा मक्के में नीचे की तरफ जो है जड़ें जमीन में धंसने लगती हैं, जमीन में प्रवेश करने लगती हैं। ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है, यहाँ से जड़ें निकल के इस तरीके से घुस रही हैं, जमीन में प्रवेश कर रही हैं, तो इसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, इसी को हम निहाई स्टेज कह देंगे। और निहाई स्टेज जो विद्यार्थियों होती है वो 30 से 45 दिन के बाद प्लांट में आती है मक्का की। ठीक है, तो इसे कह देंगे हम निहाई स्टेज। ठीक है, चलो इनकी सबकी हम पीपीटी आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। तो पीपीटी देखते हैं इसकी। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, निहाई स्टेज मक्का में अवस्था 30 से 45 दिन बाद आती है। इस अवस्था पर मक्का की जड़ें पूर्ण होकर जमीन में प्रवेश करने लगती हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, यह अवस्था 30 से 45 दिन बाद आती है, या 30 से 45 दिन के बीच में आती है। और ये जो अवस्था है, इसके बाद मक्का की जड़ें जो है पूर्ण होकर वो जमीन के अंदर जो है प्रवेश करने लगती हैं। दिस इज नोन एज निहाई स्टेज। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब इसके बाद सिल्किंग, जब मक्का में भुट्टा बनने लगता है तो उस अवस्था को सिल्किंग स्टेज कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो भुट्टा लिख लीजिए। ऐसा कभी कभी हो सकता है, भुट्टा है ना, भुट्टा का मतलब काव, काव बनने लगता है, भुट्टा बनने लगता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, भुट्टा या काव बनने लगता है, उसी को हम कह देते हैं सिल्किंग स्टेज। सिल्क निकलने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे, सिल्किंग स्टेज। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो अभी पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, फिर बीच में तुम लोग कहते हो कि सर जब पीपीटी निकल जाती है कि ये क्या था, फिर हमें दिक्कत ये हो जाती है कि फिर बताने में थोड़ी समस्या हो जाती है कि कहाँ पर थे, फिर उसको वापस करें, है ना। तो अभी आप पूछ लीजिए, तो सिल्किंग का मतलब है जो भुट्टा निकल रहा है उस अवस्था को कहेंगे सिल्किंग स्टेज। और भुट्टा से देखेंगे हम, जैसे इस तरीके से मक्का में भुट्टा निकल रहा है, और इस भुट्टे में क्या होता है, छोटे छोटे जो है स्टाइल्स निकलते हैं बाहर, हर एक सीड से स्टाइल जुड़े होते हैं, और ये स्टाइल्स जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, आपके जो है सिल्क कहलाते हैं। इसी स्थिति को कहते हैं सिल्किंग। ठीक है, जो भुट्टा निकल रहा है इसी को कह देंगे सिल्किंग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अगला देखेंगे विद्यार्थियों, टेसलिंग, डिटेसलिंग और मैच सेलिंग। ठीक है, टेसल्स हम बता चुके हैं कि नर पुष्प निकलने की क्रिया को, अब देखिए यहाँ पर लिखा है मक्का में नर पुष्प निकलना टेसलिंग कहलाता है, या नर पुष्प निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, टेसलिंग कहते हैं। और नर पुष्प को रिमूव करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डिटेसलिंग कहते हैं। नर पुष्प को हटाने की क्रिया को हम क्या कह देंगे, डिटेसलिंग कह देंगे। और नर पुष्प निकलने की क्रिया को क्या कह देंगे, टेसलिंग कह देंगे। देखिए दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं बराबर में। मक्का में पूर्ण रूप से दाना पड़ जाने के बाद नर पुष्पों को तोड़कर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर और सही भाषा में कहें कि दाना पड़ गया
देखिए जब दाना पड़ गया तो काम खत्म हो गया नर पुष्प का, और दाना पड़ गया तो पॉलिनेशन तो हो ही गया, हमें पता है कीटाणु के प्रकार का पॉलिनेशन मक्का में होता है, और जब दाना पड़ गया तो हमें उसका कोई काम नहीं रहा, फालतू में एनर्जी वेस्ट हो रही, तो उसको हम तोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, डिटेसलिंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिटेसलिंग। अब इसके बाद आता है मैच सेलिंग, हमने आपको बता दिया था, भुट्टा से दाना अलग करने की क्रिया को मैच सेलिंग कहते हैं। जैसे ये भुट्टा है हमारे पास मक्का का और ये पक गया है ना, इसमें दाने लगे हुए हैं, ये पक गया है, तो भुट्टे से अगर दाने को हम अलग करेंगे, दाने अलग कर लेंगे, भुट्टा अलग कर लेंगे, तो इस क्रिया को हम कहेंगे मैच सेलिंग। क्या कहेंगे, मैच सेलिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आपको जो है संभवतः समझ में आई होगी, है ना। कुछ टर्म्स रह गए थे, मैंने कहा वो भी आपको बता दें, 5-6 टर्म्स थे तो मक्का से संबंधित। अब विद्यार्थियों इसके हम क्वेश्चन करेंगे मक्का के, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 हमारे पास है, तो हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद गन्ना को आपको शुरू कराएंगे, गन्ना की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है, हम इसमें से कुछ पूछते भी जाएंगे। शक्तिमान एक फसल की जाति है, शक्तिमान एक फसल की जाति है, किस फसल की जाति है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट, कमेंट तो आ ही नहीं रहे। बताइए शक्तिमान एक फसल की जाति है, और हम ये भी पूछेंगे कि शक्तिमान एक जो है क्या है, कैसी प्रजाति है, ये भी आप लोग जो है हमें बताएं। शक्तिमान एक कैसी प्रजाति है, हाइब्रिड है या कंपोजिट है, लिख के दीजिए। और ये जो है किस लिए बनाई गई थी शक्तिमान एक, और किसकी प्रजाति है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में सारा का सारा कंप्लीट करवाया था कि शक्तिमान एक जो है उसका काम क्या था, है ना। ठीक है, डी तो ठीक है, डी तो ठीक है, मक्का की तो है। अब ये बताइए ये कंपोजिट प्रजाति है या हाइब्रिड है, शक्तिमान एक। शक्तिमान एक हाइब्रिड है, कंपोजिट है, अभिषेक यादव वेरी गुड, हाइब्रिड है। शंकुल नहीं है, दीपक मौर्य शंकुल नहीं है, हाइब्रिड प्रजाति है। ठीक है, दिशा गुप्ता आपने भी ठीक बताया। कंपोजिट नवीन कुमार यादव बिल्कुल नहीं है, हाइब्रिड प्रजाति है। ठीक है, शक्तिमान एक। और क्यूपीएम है, ये क्वालिटी प्रोटीन मेज है, हाइब्रिड 1 क्या है, क्वालिटी प्रोटीन मेज है। हाँ B5 भी ये हमने कल बताया था, कैप्चर किया आपने, हाइब्रिड है। रोहित हरदोई गलत, कंपोजिट नहीं है, हाइब्रिड प्रजाति है। फिर कैसी प्रजाति है, मक्का की हाइब्रिड प्रजाति है ना। कैसी प्रजाति है, हाइब्रिड। एक होता है हाइब्रिड, एक होता है साइब्रिड, अभी बाद में हम बताएंगे साइब्रिड के विषय में भी, है ना। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। और क्यूपीएम प्रजाति है, क्वालिटी प्रोटीन मेज है, क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है इसमें। ठीक है, प्रोटीन अधिक होती है। चलिए तो इसका ऑप्शन जो था डी सही हो गया, शक्तिमान एक फसल की जाति है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा आयुष चौहान, सर ये कंपोजिट कैसे बेटा, कंपोजिट हमने तो कहीं लिखाई भी नहीं, बताई भी नहीं, तुम्हें कंपोजिट कैसे है, जबरदस्ती कंपोजिट क्यों कह रहे हो। हाँ हर्ष शर्मा बिल्कुल ठीक। हाँ क्लास में नहीं होगे तो, और उसके बाद कंपोजिट जबरदस्ती मनवा रहे हो, क्लास में भी नहीं थे और फिर कह रहे हो कि सर क्लास में नहीं थे, और कह रहे हो कि जो है कंपोजिट भी है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आशा किस फसल की प्रजाति है। तो देखिए ये पिछली बार कैटेट में आ भी चुकी है, तो आशा जो है ये मक्का की प्रजाति है। ठीक है, आशा, नवज्योति ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और अंबर, ये तीनों प्रजातियां आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। आशा, नवज्योति और अंबर ये लगातार पूछी जाती है परीक्षाओं में। आशा, नवज्योति, अंबर, BL54, BL54 ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, मक्का की प्रजातियां हैं। शक्तिमान है आशा, नवज्योति, अंबर, BL54, शक्तिमान, नवीन, कंचन, तरुण, अफ्रीकन टाल, जौनपुरी, लक्ष्मी, उत्तम, बिल्कुल आप याद कर दीजिए, रट डालिए 2-4 बार 10 बार, आपको कोई समस्या ही नहीं होगी पढ़ाई में, है ना। 8-10 बार इसको जब रट डालोगे तो अपने आप वैरायटियां याद आने लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नवज्योति किसमें। अब देखिए नवज्योति किसकी है, फिर भी वही आ गया, हम अभी आपको बता चुके थे, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मक्का की प्रजाति है नवज्योति। ठीक है, नवज्योति जो प्रजाति है किसकी है, मक्का की प्रजाति। चलिए अगला है जीन नामक प्रोटीन। देखिए ओराइजीन अगर हम पूछें तो ओराइजीन जो होती है धान में होती है, और ग्लूटीन जो होती है वो गेहूं में होती है, और जीन जो होती है वो मक्का में होती है। देखिए तीनों को याद कर लीजिए। ओराइजीन जो होती है इसका ऑप्शन आप बताइए। हाँ बी अनुपम कुमार ठीक है। ये आलोक प्रकाश डी गलत है आपका, आलोक प्रकाश डी गलत है, शिवम तिवारी का सही है। देखिए जीन, जीन जो प्रोटीन होती है वो मैज की है, ग्लूटीन जो होती है वो गेहूं की है ना, ग्लूटीन जो है वो व्हीट की है, गेहूं की प्रजाति है। और अगर हम कहें कि ओराइजीन जो है, ओराइजीन ये आपकी राइस की या पैडी की। ठीक है, तो तीनों आपको प्रोटीन याद रहना चाहिए कि जीन मक्का की है, ओराइजीन जो है राइस की है, और ग्लूटीन जो है वो व्हीट की प्रोटीन है। ठीक है, और बार्ले की अगर पूछे तो बार्ले की कोई प्रोटीन बता पाएगा। चलिए बार्ले की बताइए। चलिए इसका आंसर हो गया आपका बी मक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंबर। अंबर अंबर लिखना है, यहाँ पर अंबर लिखा हुआ है, अंबर। तो अंबर कैसी प्रजाति है मक्का की, ये भी आपको बताना है। अंबर, अंबर कैसी प्रजाति है मक्का की, अंबर कल हम बताए थे आपको। अंबर प्रजाति तो मक्का की है, कैसी प्रजाति है ये आप कमेंट के माध्यम से बनाइए, बताइए अंबर मक्का की कैसी प्रजाति है ना, किस प्रकार की। HCNJ क्या है बेटा, अभिषेक दिमाग जो है सही रखो। टिफ्ट 23 ये, हाँ ये संचित वर्मा, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही बताया है। संकुल ये भी सही बता रहा है लड़का, ठीक है। कंपोजिट है, ओके वेरी गुड। अंबर जो है कंपोजिट है, ठीक है, संकुल या कंपोजिट इसी को कहते हैं। तो अंबर जो है कंपोजिट किस्म है, तो ये लिखा भी था सामने ही। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मक्का के दाने में स्टार्च प्रतिशत कितना होता है। अब तीनों चीजें आपको लिख के भेजनी है कि स्टार्च, फैट और प्रोटीन, तीनों चीजें। पहली बात तो स्टार्च कितना होता है, इसको सभी लोग बताइए फटाफट, कितना परसेंट स्टार्च होता है। देखिए स्टार्च अगर हमने लिखाया है 78 या 77 या 76 या 79, कुछ भी लिखा दे कोई, तो आपको कमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए आप आ रहा है 1, 2, 50, 60 और 77, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन आता है दूर दूर स्पेस में। अगर 76 भी किसी ने लिखा दिया, 78 भी किसी ने लिखा दिया, 79 भी किसी ने लिखा दिया, तो आप ऑप्शन तो टिक 77 वाला ही करेंगे जाके। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप 66 वाला 60 वाला कर देंगे, इतना बड़ा अंतर आता है। तो इसलिए चाहे 77 लिखा है, चाहे 78 लिखा है, चाहे 79 लिखा है, सब एक ही बात है ना। इसमें आप कमेंटबाजी न किया करिए, है ना। चलिए तो हमने लिखाया होगा शायद 78%, ठीक है, तो यहाँ पर 77 सही हो जाएगा, 77। अगर हम इसी में मक्का में अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रोटीन वही हमारी 11% के करीबन आती है, 11 दशमलव कुछ। और अगर हम यहीं इसमें में जो है फैट की बात करें, तो फैट विद्यार्थियों हमारी 5.3% के करीबन आ जाती है। तो ये देखिए मक्का हो गई। अगर मक्का के भ्रूण में हम तेल की मात्रा देखें, भ्रूण में तेल है ना, एम्ब्रियो में तेल की प्रतिशत मात्रा देखें, पूरे बीज में नहीं केवल एम्ब्रियो में, तो 30 से 40% ऑयल पाया जाता है। कितना ऑयल पाया जाता है, 30 से 40% ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है। 30 से 40% ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है मक्का में, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट देखिए हमने आपको निकाल के दे दिए एक साथ में। मक्का के दाने में स्टार्च प्रतिशत जो होता है 77, प्रोटीन आपकी 11, फैट आपकी 5.3%, भ्रूण में तेल जो है 30 से 40%। तो एक साथ में बहुत सारी चीजें आपकी आ जा रही हैं, एक साथ में 5-5 क्वेश्चन जो है आपके एक साथ में हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, लास्ट इसका शायद है, किस फसल को वर्ष में 3 बार उगा सकते हैं, किस फसल को वर्ष में हम 3 बार उगा सकते हैं। देखिए हमने आपको कल बताया भी था कि बिहार में, एक पॉइंट हमने बताया था, बिहार में मक्का को तीनों सीजनों में बोया जाता है। केवल ऐसा इंडिया का एक ही स्टेट है तीनों मौसमों में, तीनों सीजनों में, या तीनों सीजनों में अगर मक्का को हम बोएंगे तो बिहार में। और यूपी में अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो अब जायद और खरीफ, वैसे उत्तर प्रदेश में पहले जो है खरीफ में ही बोई जाती थी, अब जायद में भी बोई जाने लगी है मक्का। और ज्यादातर अब रकबा जो है मक्का का उत्तर प्रदेश में वो जायद में ही हो गया है। बुवाई का ज्यादातर रकबा जो मक्का का है उत्तर प्रदेश में, वो अब कहां पर किसमें हो गया है, जायद मौसम में हो गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, और तीनों मौसम में हो जाती है, तीनों मौसम में कौन हो जाएगी, देखिए मक्का। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी के लिए हमें विद्यार्थियों जो टेम्परेचर चाहिए है अंकुरण के लिए, देखिए अंकुरण के लिए हमने लिखा था कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना लिखा था अंकुरण के लिए। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड इंडिया में तीनों जब ऋतुएं आती हैं, तो तीनों सीजन आते हैं, यानी कि जब फसल की बुवाई शुरू होती है तो लगभग ये टेम्परेचर हमें मिल जाता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसलिए तीनों सीजनों में वो देंगे। और इसकी जो है वृद्धि के लिए टोटल टेम्परेचर की जो हमें आवश्यकता होती है, वो लगभग स्प्रिंग सीजन की होती है, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हम इसको तीनों सीजनों में उगा सकते हैं। तो प्रश्न लिखा है आपका, किस फसल को वर्ष में 3 बार उगा सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन में आपका हो जाएगा सही मक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम विद्यार्थियों बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमारे मक्का के हमने आपको 5 प्रश्न बना के ऐसे बता दिए, दिखाए कि कैसे प्रश्न जो है आ सकते हैं, आपने उसको देखा समझा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, अगली जो फसल हम पढ़ाने जा रहे हैं उस फसल का नाम है शुगर केन। देखिए इतनी बड़ी फसल है, हम आज आपको जो है इसको पढ़ाएंगे और आप विधिवत तरीके से पढ़िएगा ऐसा, है ना। तो देखिए शुगर केन, है ना, अब देखिए शुगर केन, कुछ लोग या कुछ किताबों में ये भी लिखा आपको मिल जाएगा कि शुगर केन का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका ओरिजिन प्लेस न्यू गिनिया है। और न्यू गिनिया एक देश है अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है न्यू गिनी, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबे। तो ये न्यू गिनिया का ओरिजिन प्लेस है गन्ना का। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि न्यू गिनिया इसका ओरिजिन प्लेस रहा। कभी कोई प्राचीन ग्रंथों में इंडिया भी लिख दिया जाता है, क्योंकि ये वाइल्ड फार्म में स्पॉन्टेनियम गन्ना था, जो सैकरम स्पॉन्टेनियम गन्ना है वो जो है वाइल्ड फार्म में इंडिया में पाया गया, जंगली रूप में पाया गया। इसीलिए कुछ किताबों ने या कुछ लेखकों ने इसका जन्म स्थान भारत को कह दिया। इसलिए कह दिया कि
जो स्पॉन्टेनियम गन्ना था, सेक्रम स्पॉन्टेनियम। सेक्रम ऑफ स्पॉन्टेनियम इज बेसिकली लो शुगर कंटेंट एंड हाई फाइबर कंटेंट। जो स्पॉन्टेनियम गन्ना होता है उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। और इसी के साथ अगर बारबेरी की बात कर देते हैं तो बारबेरी जो होता है उसमें तो और ज़्यादा जो है फाइबर कंटेंट होता है। तो ये विद्यार्थियों बात हो रही थी रोबस्टम की बात अगर करें तो स्पॉन्टेनियम और रोबस्टम है ना, ये दोनों इनमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है और वाइल्ड स्पीसीज। ठीक है, कैसी स्पीसीज है रोबस्टम और स्पॉन्टेनियम?